विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 9 के साइंस की एक्सप्लोरेशन बुक के चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है जर्नी इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बतलाया गया है। तो आइए देखें हमारी एनसीईआरटी इस चैप्टर के बारे में हमें क्या बतला रही है। Everything that you see or observe or feel around is matter. You have learned that matter consists of tiny particles called atoms. Take a closer look at the picture given above. What do you observe? Do you notice that both living beings like us and non-living things like a house are ultimately composed of atoms? These atoms are so tiny that they cannot be seen with the naked eye. तो आप हम लोग जो हैं अपने चारों तरफ जो भी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फील करते हैं, वो सभी मैटर कहलाते हैं। तो आपने मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर जो है इसमें टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन टाइनी पार्टिकल को हम एटम के नाम से जानते हैं। तो हमारे ये जो डायग्राम है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि हाउस है और लिविंग थिंग जहाँ पे यहाँ पर एक गर्ल के बारे में बतलाया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। एटम इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इसे हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। तो इस डायग्राम में क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि ये हाउस है। हाउस कैसे बनता है? हाउस के अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं। जब ये सारे रूम्स कंबाइन करते हैं तो एक घर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रूम है कैसे बनता है, यहाँ पर इसमें वॉल्स आपको चारों साइड देखने के लिए मिलेंगे। तो वॉल के कॉम्बिनेशन से एक रूम बनता है। अब ये वॉल आखिर बनती कैसे है? यहाँ पर जो ब्रिक्स होते हैं, ईंटें जब लगाई जाती है एक के बाद एक साथ बहुत सारी ईंटें जब जोड़ते हैं तब जा करके वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ईंटें कैसे बनती हैं? ईंटें हमारे सिलिकेट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती हैं। तो फाइनली ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से हमारा ये नॉन लिविंग थिंग यानी घर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर अगर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता तो घर नहीं बन पाता। तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में बतलाया गया है। उसी तरह से ये लिविंग थिंग, ये हमारा लिविंग बीइंग है, एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है? बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये एक ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन्स से बनता है। और ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गन कहते हैं। तो ये ऑर्गन है, टिश्यू का कॉम्बिनेशन, देन टिश्यू ये है। और टिश्यू कैसे बनता है? सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है। तो ये टिश्यू हो गया और ये सेल हो गया। अब सेल कैसे बनता है? प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसके लिए। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया एटम। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम टाइनी नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं ये लोग। वाई वी वॉन्डरिंग, इज एन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और कैन नॉट इट बी डिवाइडेड इवन फर्दर? तो हम लोग जो हैं, आप सोचते होंगे कि ये जो एटम है क्या वो सच में सबसे छोटा पार्टिकल है या फिर हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? Scientists too have been exploring whether atoms are divisible. If so, what are their constituents and how are these arranged? Let us examine how the concept of atom emerged and how it has been evolved since then. तो साइंटिस्ट भी इसी तरह से सोचते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है या फिर उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, एटम के अंदर आखिर क्या चीज़ें हैं, कैसे वो किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज हैं, तो उसको एग्जामिन करने के लिए यहाँ जो एटम है, एटम के बारे में कैसे तब से लेकर के आज तक कैसे एटम इवॉल्व हुआ उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटमिक थ्योरी। तो अब एटमिक थ्योरी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये इवॉल्व हुई है। लेट अस embark on a journey that takes us back more than 2000 years to the intellectual landscapes of ancient India and ancient Greece. In these distant yet remarkably parallel civilizations, profound thinkers such as Acharya Kannada in India and Lucifus and Democritus in Greece
pondered over the same fundamental questions that has continued to inspire human inquiry across centuries. What is everything made up of? तो यहाँ पर आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर एंशियंट इंडिया सिविलाइजेशंस की बात हो रही है। तो एंशियंट इंडियन और एंशियंट ग्रीक दो सिविलाइजेशंस थे। तो ये जो है, ये दोनों सिविलाइजेशन जो ग्रो कर रहे थे, ये पैरेलली ग्रो कर रहे थे। यहाँ पर कुछ प्रोफाउंड थिंकर्स आए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आचार्य कनाडा थे, और ग्रीक्स की बात करें तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, दो थिंकर्स थे, ल्यूसिफस और डेमोक्रेटस। तो ये लोग जो थे, ये सोच रहे थे, ये इस बात पर मतलब विचार कर रहे थे कि आखिर ये संसार में जो चीज़ें हैं वो आखिर बनी कैसी हैं, किस वजह से, क्या चीज़ है, कैसे बनी हुई है, इस पर ये लोग विचार कर रहे थे। उसके बाद इस पर आचार्य कनाडा क्या कह रहे थे? आचार्य कनाडा जो कि भारत के थे, इंडिया के थे, इंडिया के एक प्रोफाउंड थिंकर थे, वो क्या कहते हैं? आचार्य कनाडा suggested that if matter, that is द्रव्य, is divided repeatedly, you will reach a state where you would encounter the smallest particles that can no longer be divided. He called these particles परमाणु। आचार्य कनाडा ने ये बतलाया कि मैटर यानी कि द्रव्य, इसको जो है फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, रिपीटेडली हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, तो आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगे जहां कि ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जहाँ पर आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर उस पार्टिकल का नाम आचार्य कनाडा ने परमाणु दिया। His idea are recorded in the Sanskrit text वैसिका सूत्र। तो उनका ये जो आइडिया था, परमाणु का आइडिया, उसको संस्कृत का टेक्स्ट वैसिका सूत्र में रिकॉर्ड किया गया। A परमाणु is infinitely small and cannot be perceived by senses। तो जो परमाणु है ये इतना छोटा होता है कि हमारे जो सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू हम इसे परसीव नहीं कर पाते हैं। Combinations of these forms डायट्स एंड ट्रायड्स। तो यहाँ पर इनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर दो परमाणु कंबाइन कर रहे हैं तो इसको डायट कहा गया, और अगर तीन परमाणु कंबाइन कर रहे हैं तो इनको ट्रायड नाम दिया गया। इसी तरह से अगर और ज़्यादा परमाणु कंबाइन करेंगे तो और भी ज़्यादा इसको नाम दिया जाएगा। It is out of these combinations that the whole of the material universe including the bodies of living being is created। तो यहाँ पर इसी तरह से पूरा का पूरा जितना भी यूनिवर्स में मटेरियल है, जितना भी ह्यूमन लिविंग बॉडी हो गया, लिविंग बीइंग है, तो इन्हीं परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से सबका क्रिएशन हुआ है। However, this description does not specify the proportion in which परमाणु combine to form different substances। तो उन्होंने ये तो बतलाया कि परमाणु के कॉम्बिनेशन से पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि ये जो परमाणु है, ये जब कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में, तो आखिर किस प्रपोर्शन में ये कंबाइन कर रहे हैं। इन्होंने इस प्रपोर्शन को नहीं बतलाया। The Greek philosophers Luciferus and Democritus also proposed a similar idea. They called these indivisible particles atoms. In Greek, atoms means indivisible। तो जैसे कि यहाँ पर कनाडा जो कि हमारे आचार्य कनाडा जो थे, जो भारत के थिंकर थे, उसी तरीके से जो फिलोसोफर थे ग्रीस के लुसिपस और डेमोक्रेटस, उन्होंने भी इसी आइडिया को, सिमिलर आइडिया को प्रपोज किया। उन्होंने ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे उनको एटम्स नाम दिया गया। तो ये जो एटम है, इसका ग्रीक वर्ड में एटम वर्ड जो है, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। ये एटम वर्ड एटोमोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। You must remember that the concept of atom originated as an imaginary idea rather than from experimental observation। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट दिया गया था एटम का, यहाँ पर इसका कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक इमेजिनरी आइडिया था।
Many centuries later, in 1808, जॉन डाल्टन proposed his atomic theory. तो काफ़ी सेंचुरी के बाद 1808 में जॉन डाल्टन आए जिन्होंने कि एटमिक थ्योरी को प्रपोज किया. इट वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दैट टाइम. तो वहाँ पर ये जो एटमिक थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया वो उस टाइम में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थ्योरी था. ही प्रपोज्ड दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल के थ्रू कंपोज्ड हैं, कंपोजिशन से, इनडिविजिबल पार्टिकल के कंपोजिशन से बने हैं जिसे कि एटम कहा जाता है. दैट इज़ द एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. यानी कि जो एटम्स है वो फंडामेंटल, किसी भी मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है और उसको फिर से और भी ज़्यादा स्मॉलर पार्ट में उसको तोड़ा नहीं जा सकता है. Dalton's atomic theory was the first scientific description of how matter is made. तो डाल्टन का जो एटमिक थ्योरी था ये पहला साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन था कि किस तरीके से आखिर मैटर बना हुआ है. It became the starting point for the current understanding of atomic structure. तो यहाँ पर ये जो करंट अंडरस्टैंडिंग है हमारी एटमिक स्ट्रक्चर की, तो इनका जो थ्योरी था ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहीं से स्टार्ट हुआ था. ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी. You may be wondering how Dalton's idea evolved into a model फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो अब यहाँ पर डाल्टन का आइडिया किस तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को बताएगा आगे हम देखेंगे. Following Dalton's theory, scientists were curious to know the answers of these questions. तो डाल्टन की थ्योरी को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर जाने के लिए उनमें क्यूरियोसिटी जागी. क्या क्वेश्चन थे उनके? What are atoms made up of? तो एटम्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं. What would atoms look like if we could see them? तो अगर हम लोग एटम को देख पाएँ तो वो आखिर दिखता कैसा होगा. What makes the atom of one element different from the atoms of another element? तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से आखिर कैसे अलग दिखता होगा. इस तरीके के क्वेश्चंस आए. अब आगे है 8.2 में अ शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटमिक मॉडल. अब एटमिक मॉडल की हिस्टोरिकल जर्नी को हम देखेंगे. More than 100 years ago, scientists tried to imagine what atoms might look like by proposing simple models. तो 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले की बात है कि साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने इमेजिन करना ट्राई किया कि एटम के बारे में इमेजिन करना स्टार्ट किया कि आखिर किस तरीके से एटम का सिंपलेस्ट हम लोग मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं. ही न्यू experiments were performed, a new evidences came to light, these models were changed and improved. तो यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, उन्होंने मॉडल्स बनाए, बहुत सारे मॉडल्स बनाए और वो जो मॉडल्स था उसको कंटिन्यूसली उन्होंने इम्प्रूव किया और चेंज करते गए. Although we now know that the early models were not fully correct, they are still important because they show how scientists moves forward one step at a time, driven by curiosity, questioning and experiments. तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्ली मॉडल्स, जो पहले मॉडल्स तैयार किए गए थे वो फुल्ली करेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है कि साइंस में कैसे आखिर इम्प्रूवमेंट होते गया, चीज़ों का इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, आखिर हमारी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे काम करते हैं. ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कई बार फेल होते हैं तो हम लोग फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो इस तरीके से जो है एक सीरीज़ बनता है, तो उस सीरीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है. Until the late 19th century, atoms were together to be the smallest indivisible units of matter. तो 19th century के लेट 19th century की बात है कि यहाँ जो एटम्स थे उसको स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट मैटर का माना गया. कोई भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट कौन है? एटम है. However, scientists discovered that certain elements emit invisible energy and particles called radiation.
अ फिनोमेना नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिसमें कि जो कि इनविजिबल एनर्जी को इमिट कर रहे थे, इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल को इमिट कर रहे थे, जिसे रेडिएशन कहा गया। रेडिएशन एक फिनोमिना है जिसे कि हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। This showed that atoms must be composed of smaller particles, providing that they are not indivisible as previously believed। तो यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिविटी वाला जो रेडिएशन वाला प्रोसेस इन्होंने यूज़ किया था, इससे ये पता चला कि एटम जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स से बने तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो पार्टिकल जो हैं वो इनविजिबल होंगे, जैसा कि प्रीवियसली बिलीव किया गया था, माना गया था कि ये जो पार्टिकल हैं वो इनडिविजिबल हैं। तो उसी बात को मानते हुए ही यहाँ पर कंपोज किया, ये बात बतलाया गया कि एटम जो है वो स्मॉलर पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। In 1897, J.J. Thomson studied the conduction of electric current through gases at a very low pressure। तो 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन को यहाँ पर वेरीफाई किया कि कैसे गैसेस जो है वो बहुत ही लो प्रेशर पर कैसे वर्क करते हैं। ही यूज्ड अ ग्लास ट्यूब विथ 2 इलेक्ट्रोड्स एंड अप्लाइड अ हाई वोल्टेज। तो उन्होंने एक ग्लास ट्यूब को यूज़ किया जिसमें 2 इलेक्ट्रोड थे और उसको हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया। ही ऑब्जर्व्ड रेस मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। तो उन्होंने रेस को ऑब्जर्व किया जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में जा रहे थे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। जो रेस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में जा रहे हैं। These were called cathode rays। तो ये जो रेस थे इसको कैथोड रे नाम दिया गया। By studying these cathode rays in electric and magnetic fields, he concluded that they are streams of negatively charged particles with a much smaller mass than atoms। तो यहाँ पर जब इन्होंने कैथोड रे की स्टडी की तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर उन्होंने कैथोड रे की स्टडी की और वो इस कंक्लूज़न के पर निकले कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के स्ट्रीम्स हैं जो कि काफ़ी एटम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं, इनका मास कम होता है। These particles, later called electrons, were emitted from atoms, indicating that atoms are composed of smaller subatomic components। तो ये जो पार्टिकल्स थे इनको बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और ये जो है एटम से इमिट हो रहे थे। इससे ये पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलर सब एटॉमिक कंपोनेंट के कंपोजिशन से बने हुए होते हैं। It was found that the nature of cathode rays was independent of the material of the cathode and the gas filled in the cathode ray tube। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो कैथोड रे का नेचर है वो इंडिपेंडेंट, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है कैथोड का उसके इंडिपेंडेंट है और साथ में जो इसमें कैथोड रे ट्यूब में जो गैस फिल किया गया है उस पर बेस्ड है। इट शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर a fundamental component of all atoms present in everyday element। तो इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक एटम का जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is taken as -1 as matter of convention and convenience। तो यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे -1 कंसिडर किया गया, कन्वीनियंस के लिए इसको -1 कंसिडर किया गया। अब थॉमसन का मॉडल देखने से पहले यहाँ पर क्या लिखा है नोट में इसे देखते हैं। एटम्स डू नॉट शो एनी कलर, यानी एटम का कोई भी कलर नहीं होता है। द कलर्स डिपिक्टेड इन द डायग्राम्स आर फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। तो यहाँ जो डायग्राम्स में कलर दिखाया जा रहा है बस इलस्ट्रेशन के लिए दिखाया गया है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट से हम मिल लेते हैं। जे थॉमसन most significant discovery was that of the electron, the first subatomic particle to be identified and a part of every atom। तो यहाँ पर जे थॉमसन जो थे इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। तो
तो ये जो था, ये फर्स्ट एटम सब एटमिक पार्टिकल जो थी उसको आइडेंटिफाई किया, हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। He received the Nobel Prize in Physics in 1906 for his studies of the electrical conductivity of gases। तो 1906 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पर इन्होंने स्टडी की और इसके लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दिस रिसर्च लेड हिम टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिसर्च जो था जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हेल्प किया था। एज द हेड ऑफ द फेमस Cavendish Laboratory in Cambridge, he guided and inspired many scientists including Ernest Rutherford। तो यहाँ पर ये जो कैवेंडिश लेबोरेटरी था कैम्ब्रिज का, ये जो इनके जो रिसर्चर्स थे इन्होंने वहाँ पर गाइड किया और काफ़ी साइंटिस्ट को इंस्पायर भी किया, और उसमें से अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी एक थे। अब आते हैं थॉमसन मॉडल में। एटम का ये थॉमसन मॉडल है। व्हेन जे थॉमसन डिस्कवर्ड टाइनी negatively charged particles called electrons, he faced a puzzle atoms are neutral, so where is the positive charge present। तो जब जे थॉमसन टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉन का है उसके ऊपर डिस्कवरी उसकी कर रहे थे, तो वो पजल्ड हो गए, काफ़ी पजल्ड हो गए थे कि एटम्स जो है वो न्यूट्रल है और कैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में वो काफ़ी पजल्ड थे। To solve this, Thomas proposed the atom to be a sphere of positive charge with electrons distributed throughout। तो ये जो पज़ल उनके ब्रेन में चल रहा था इसको उन्होंने सॉल्व करते हुए ये क्या बतलाया कि जो एटम होते हैं वो एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखलाया गया है। ये एक स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दिस मॉडल was compared to a pudding with plums embedded in it called the plum pudding model। तो जिस तरीके से पुडिंग, एक मान लिया कि हलवा हो गया, मीठा डिश है जिसमें कि प्लम्स जो भी होते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसमें जिस तरीके से इम्बेड होते हैं, धसे हुए होते हैं हर जगह पर, उसी मॉडल से इसको कंपेयर किया गया और इसीलिए इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। अ मोर फैमिलियर पिक्चर वुड बी दैट ऑफ वाटरमेलन। तो यहाँ पर एक फैमिलियर पिक्चर आप वाटरमेलन से देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के सीड दिख रहे हैं इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, और ये जो है पॉजिटिव स्फीयर की तरह, जो रेड वाला एरिया है ये पॉजिटिव स्फीयर की तरह वर्क कर रहा था। वेयर द रेड पल्प रिप्रेजेंट द पॉजिटिवली चार्ज मैटर। वहीं पर ये बता रहा है कि जो रेड एरिया है ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर को शो कर रहा है, एंड द सीड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। और सीड जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस सिंपल picture, though later replaced, was the first genius attempt to describe how the atom's positive and negative charges stay balanced। तो बाद में ये जो पिक्चर है इसको रिप्लेस किया गया, और ये जो है इसको जीनियस अटेम्प्ट माना गया था कि किस तरीके से आखिर एटम जो है, एटम के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो आखिर बैलेंस कैसे होंगे, इसके बारे में फिर से आगे इसको कंसिडर करते हुए आगे फिर से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब यहाँ पर टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल, जो थॉमसन का मॉडल था उसको फिर से टेस्ट किया गया और यहाँ पर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है देखते हैं। In 1911, Geiger and Marson, working under Ernest Rutherford, tested Thomson model of the atom through what became famous as the gold foil experiment। तो 1911 की बात है। गीगर और मार्सन जो कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड के उनके अंडर वर्क कर रहे थे, उनके स्टूडेंट थे ये दोनों, और इन्होंने थॉमसन के मॉडल को टेस्ट किया था, और ये जो है मॉडल बाद में बहुत फेमस हुआ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से। They aimed a narrow beam of alpha particle at an extremely thin sheet of gold foil। तो यहाँ पर गोल्ड का एक बहुत ही पतला सा फॉयल था
तो उस पर क्या किया इन्होंने कि बहुत ही जो एक नैरो बीम था अल्फ़ा पार्टिकल का, उसके ऊपर उन्होंने फॉल करवाया था। अल्फ़ा इसका सिंबल होता है, ये अल्फ़ा का सिंबल है। ये पार्टिकल जो है ये काफ़ी छोटे थे। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जिससे कि ये छोटे छोटे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो इमिट हो रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, उनको इमिट करवाया गया था। Later in this chapter, you will learn that an alpha particle is actually a nucleus of helium atom containing 2 protons and 2 neutrons। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ये अल्फ़ा पार्टिकल है ये एक्चुअली क्या होता है, एक हीलियम का एक न्यूक्लियस है जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। According to Thomson's model, the positive charge in the atom was spread out eventually। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो स्प्रेड हो गया था, ऐसा बतलाया गया। सो दे एक्सपेक्टेड द अल्फा पार्टिकल्स टू पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल और बी डिफ्लेक्टेड ओनली स्लाइटली। तो वो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन गोल्ड फॉयल से होकर के जब पास करेंगे तो स्ट्रेट वे में पास कर जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत सा उसमें डिफ्लेक्शन देखा जाएगा। बट to their surprise, while most particles passed through undeflected, some were sharply deflected and a few even bounced back। लेकिन वो इस बात पर सरप्राइज हो गए कि जैसे ही उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से पास करवाया तो मैक्सिमम जो मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए अनडिफ्लेक्टेड जो है वो पास कर गए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो कि शार्पली डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो बाउंस बैक हो गए, वापस उसी डायरेक्शन में आ गए जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट वे में चले गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल बना करके यहाँ से पास हुए जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, और जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या हो गए, वापस बाउंस बैक हो गए अपने ही डायरेक्शन में। दिस डिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो ये जो डिफ्लेक्शन था स्ट्रेट पाथ से इसको स्कैटरिंग नाम दिया गया। हैंस द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था इसको अल्फा रे स्कैटरिंग नाम भी दिया गया। इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। Thomson's model failed to explain the result of gold foil experiment, particularly the deflection of some alpha particles through large angles and the most of alpha particles passed undeflected। तो थॉमसन का जो मॉडल था ये जो रिजल्ट मिला गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन करने में असफल रहा। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल का, यानी कि कुछ जो है वो लार्ज एंगल बना करके चले गए थे और मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड वे में पास कर गए थे। आगे लिखा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर ये जब मॉडल फेल हुआ तो उसके बाद फिर एक नया मॉडल आया। वो मॉडल कौन था, रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या बतलाया गया है, From the gold foil experiment, Rutherford concluded that the positive charge of an atom is not spread throughout but remains concentrated in an extremely small region called the nucleus। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एटम में हर जगह पर स्प्रेड नहीं है बल्कि वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं और उस रीजन को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। He proposed that most of an atom is empty space as most alpha particle passed through the gold foil without any deflection। यानी उन्होंने ये बतलाया कि जो मोस्टली जो एटम के अंदर जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। ऐसा इसलिए बताया उन्होंने क्योंकि जो मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से जब पास किए थे तो बिना डिफ्लेक्शन के वो सीधे पास कर गए थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बतलाया, द न्यूक्लियस इज डेंस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम। यानी न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी डेंस है और उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो एटम है एटम का मोस्टली मास इसी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस somewhat like planets orbiting the sun। Hence this model is
called the planetary model of the atom। उन्होंने थर्ड पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ये रिवॉल्यूशन ठीक उसी तरीका का होता है जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है इसको इसलिए प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया। जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर प्लैनेट का रिवॉल्यूशन जैसे होता है उस तरीके से सन के अराउंड जैसे ये रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहा गया। रदरफोर्ड फाउंड दैट द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, अबाउट 10⁵ दैट इज़ 1 लाख टाइम्स स्मॉलर दैन द एटम। तो रदरफोर्ड ने ये पाया कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, यानी कि लगभग 10⁵ यानी कि 1 लाख टाइम छोटा है किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। He calculated that the diameter of atom is approximately equal to 10⁻⁻10 meter and the diameter of the nucleus is approximately equal to 10⁻⁻15 meter। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15 मीटर होता है। यू कैन इमेजिन दैट if an atom were of the size of a cricket ground, the nucleus would be just like a tiny black paper grain at the center। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक एटम जो है उसका जो साइज़ है एक क्रिकेट ग्राउंड के साइज़ के बराबर, क्रिकेट ग्राउंड के साइज़ के बराबर है, जो कि लगभग 100 मीटर के अक्रॉस में एक क्रिकेट ग्राउंड है। तो अगर उसका एटम का जो है साइज़ इतना बड़ा है 100 मीटर के अराउंड, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक छोटा सा ब्लैक पेपर के जैसा, ग्रेन का एक छोटा सा ब्लैक पेपर जैसा दिखाई देगा। कुछ मिलीमीटर का ही सिर्फ न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर पर प्रेजेंट होता है। रेडी टू गो बियॉन्ड, इसमें क्या लिखा है, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स वुड बी नीडेड टू मेक अ शीट ऑफ पेपर दैट इज 0.1 मिलीमीटर थिक लाइक द वन इन योर नोटबुक। तो जैसे कि आपका नोटबुक है, नोटबुक का जो पेपर होता है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर पतला होता है, इतना थिक होता है। तो आप क्या बतला सकते हैं कि इनको बनाने में कितने एटम्स की ज़रूरत हुई होगी। If the diameter of one atom is about 10⁻10 meter and the sheet is 0.1 millimeter thick, number of atoms is approximately equal to this। तो यहाँ पर अगर डायमीटर इसका 10⁻10 मीटर है और शीट जो है वो 0.1 मिलीमीटर पतला है, तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻6, दैट इज़ अबाउट 1 मिलियंथ एटम नीडेड टू बी स्टैक्ड टुगेदर। यानी कि अगर 1 मिलियन एटम को हम लोग एक साथ में स्टैक करेंगे, एक साथ में कंबाइन करेंगे, तब जा कर के ये चीज़ें बनेगी, ये एक पेपर का फॉर्मेशन होगा। व्हेन दीज कम्स टुगेदर दे फॉर्म द सॉलिड मटेरियल वी सी एंड टच। तो जब ये 1 मिलियन एटम एक साथ में जब आएंगे तो ये एक सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन करेंगे जिसे कि हम देख पाएंगे और जिसे हम टच कर पाएंगे। What feels like a simple sheet is actually a vast assembly of tiny building blocks all neatly arranged। तो यहाँ पर एक जो पतला सा शीट, सिंपल सा शीट हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा असेंबल्ड वे में टाइनी पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। It's amazing how the unseen atomic world shapes everything we see and use every day। तो ये सभी चीज़ जो होते हैं किस तरीके से एटम्स यहाँ पर अरेंज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से बनी हुई होती है और एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होती हैं ये चीज़ें। थिंक अ साइंटिस्ट, ऑब्जर्व फिगर 8.4 द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। प्रेडिक्ट द ऑब्जर्वेशंस यू वुड एक्सपेक्ट इफ द गोल्ड फॉयल इन द एक्सपेरिमेंट वर मेड थिकर। तो गोल्ड फॉयल को अगर थिकर बना दिया जाए, बहुत ही पतला था उसको अगर थिक बना दिया जाए तो क्या होगा। ऑल्सो ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम टू शो द ऑब्जर्वेशंस यू एक्सपेक्ट। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं उसका डायग्राम भी आपको बनाना है। हिंट में क्या लिखा है, कंपेयर थिन फॉइल्स वर्सेस थिक फॉइल। तो थिन फॉइल और थिक फॉइल को यहाँ पर कंपेयर करना है। हाउ डज द थिकनेस अफेक्ट द चांस ऑफ हीटिंग द न्यूक्लियस। तो ये थिकनेस किस तरीके से न्यूक्लियस को इफ़ेक्ट करेगा ये आपको बताना है।
आगे क्या लिखा है, रदरफोर्ड्स एटमिक मॉडल was better than Thomson's atomic model in explaining the result of the gold foil experiment। यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसके बारे में अगर बात करें तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो थॉमसन के एटमिक मॉडल से ज़्यादा अच्छा था। However, it had a limitation, जबकि इसका कुछ लिमिटेशन भी था। It could not explain the stability of the atom। तो ये जो मॉडल था ये एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बतला पाया था। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, क्या है लिमिटेशंस यहाँ पर बतलाए गए हैं। While the idea of a central nucleus was a major step forward, Rutherford's model could not explain why atoms are stable। तो यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस के बारे में जब आइडिया गेट किया गया तो यहाँ पर रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। As you have learnt in chapter 4, describing motion around us, a particle moving in a circular path is constantly changing direction, which means it is accelerating। तो जैसा कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये हमारा चैप्टर 4 था। इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो कॉन्टीन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी कि जो पार्टिकल है या जो बॉडी है वो एक्सीलरेट कर रही होती है। If a negatively charged electron keeps accelerating around the nucleus, it should lose energy। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी अगर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक्सीलरेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो एक टाइम आएगा जबकि वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। जैसे जैसे वो एक्सीलरेट करेगा अपनी एनर्जी को वो लूज़ करते जाएगा। लूजिंग एनर्जी वुड मेक इट स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो अगर वो अपनी एनर्जी को इस तरीके से लूज़ करते रहेगा तो इस तरह से उसका स्पाइरल वे में दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे एनर्जी लूज़ करने की वजह से वो क्या होगा, सेंटर की तरफ में जाते जाएगा और फाइनली जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज में है यहाँ पर आकर के ये गिर जाएगा, न्यूक्लियस के पास में आकर के गिर जाएगा। If that really happens, atoms would collapse and would not exist। तो अगर ऐसा सच में होगा, अगर ऐसा सच में होता तो एटम जो है वो कोलैप्स कर जाते, एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते और यहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट इन रियलिटी एटम्स आर स्टेबल, दैट इज़ वाई मैटर अराउंड अस स्टेज इंटैक्ट। तो यहाँ पर रियल लाइफ की बात की जाए तो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एटम जो है वो स्टेबल होते हैं और ये जो मैटर उनके अराउंड होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। This meant that Rutherford's model was not completely correct and a new explanation was needed to describe how electrons remain in motion without collapsing into the nucleus। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो completely correct नहीं था और इसके बाद में यहाँ पर एक न्यू एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं आखिर न्यूक्लियस में किस तरीके से ये मोशन करते हैं कि वो कोलैप्स नहीं करते हैं। But before we come to that, you need to know about another subatomic particle, the proton, discovered and named by Rutherford। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानेंगे जो है प्रोटॉन, जिसको कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन के बारे में जानते हैं लेकिन इससे पहले हम साइंटिस्ट से मिल लेते हैं। ये कौन है, born in New Zealand, Ernest Rutherford moved to Cambridge to work with J.J. Thomson and later became known as the father of nuclear physics। तो यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे ये न्यूजीलैंड में इनका जो जन्म हुआ था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जे.जे. थॉमसन के बाद में जे.जे. थॉमसन के साथ काम करने के लिए आए थे और ये बाद में जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाए। ही डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड एक्सप्लेन्ड हाउ some element naturally break down, for which he won 1908 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और कुछ एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि वो कैसे नेचुरली कैसे वो ब्रेक होते हैं और इसके लिए उन्होंने 1908 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ गेन किया। In 1911 he proposed the nuclear model of atom। तो 1911 में उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया।
His portrait now appears on न्यूजीलैंड्स $100 बैंक नोट। तो यहाँ पर इनका जो $100 का जो बैंक नोट है उसमें इनका जो पोर्ट्रेट है न्यूजीलैंड में उसमें इनका पोर्ट्रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। रदरफोर्ड शोड दैट द न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज विच कम्स फ्रॉम द पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड ने ये दिखलाया कि जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो कि जो प्रोटॉन के पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू आते हैं। ये जो चार्जेस हैं उनके थ्रू आते हैं। प्रोटॉन्स आर मच हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन्स एज possess a charge equal and opposite to that of electron। यानी प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल और ऑपोजिट चार्ज ये पजेस करते हैं। For an atom to be electrically neutral, the number of protons must be equal to the number of electrons। तो कोई भी यहाँ पर एटम है अगर उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ हीलियम एटम हैज़ 2 protons and 2 electrons while a sodium atom has 11 protons and 11 electrons। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि हीलियम का जो एटम है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सोडियम की बात की जाए सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Since the total positive charge equals the total negative charge, the helium or the sodium atom are also electrically neutral। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो टोटल नेगेटिव चार्जेस के इक्वल हैं इसीलिए जो हीलियम या सोडियम का एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सिमिलरली ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी तरीके से जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो अब एटम का दूसरा मॉडल है बोर्स मॉडल। इसमें क्या बतलाया गया है? टू एक्सप्लेन वाई एटम्स आर स्टेबल, नील्स बोर प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ द एटम इन 1913। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने एक एटमिक मॉडल 1913 में नया एटमिक मॉडल प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू बोर, तो बोर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कुछ पॉइंट्स बतलाए। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बतलाया, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस बट फॉलो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स और शेल। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव नहीं करते हैं बल्कि वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं जिसे कि स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट या फिर शेल कहा जाता है। इन ईच शेल एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दीज शेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो ये जो शेल होते हैं हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये जो शेल्स हैं उन्हें एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। These shells are represented by the letter K, L, M, N or by the numbers n is equal to 1, 2, 3, 4। तो ये जो shells हैं इसको के एल एम एन लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर 1, 2, 3, 4 नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये न्यूक्लियस है और इनके अराउंड ये शेल्स हैं जिनका नाम दिया गया है। न्यूक्लियस के पास वाले शेल को के शेल या फिर एन नंबर के अकॉर्डिंग इनको फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 कहा गया, दूसरा शेल k के बाद l, तीसरा शेल k के बाद m, फिर तीसरा है n शेल और इसी तरीके से नंबर में 1, 2, 3, 4 नाम इनको दिया गया है। अगला पॉस्टुलेट यानी अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज अलाउड शेल्स एंड नॉट इन बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो इन्हीं शेल्स के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं और इसके बीच में जाकर के भी वो रिवॉल्व नहीं करेंगे, जब भी रिवॉल्व करेंगे इन्हीं शेल्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। वाइल मूविंग इन अ फिक्स्ड शेल एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सेल में जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते हैं। द फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज के इन जहाँ पर n का जो वैल्यू है 1 है इज़ द वन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड हैज़ द लीस्ट एनर्जी। तो पहला एनर्जी लेवल जो k है
वो सबसे क्लोज, जो न्यूक्लियस है उसके सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नज़दीक है, और इसका जो एनर्जी है वो लीस्ट एनर्जी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये लेवल की जो एनर्जी है, जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो ये एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द की शेल, के शेल। तो अगर के शेल के से कंपेयर करें तो के शेल के कंपैरिजन में एल शेल की एनर्जी, एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। द फार्दर अवे अ शेल इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर इज इट्स एनर्जी, यानी न्यूक्लियस से जितना दूर शेल होगा उसकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर शेल by absorbing or releasing a fixed amount of energy equal to the difference between the energies of the two levels। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात कर रही है। तो जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे तो उसमें क्या हो गया कि वो या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर एनर्जी को रिलीज करेंगे। अगला पॉइंट है ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक शेल में कुछ सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी पॉस्टुलेट्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम्स में लिखने के लिए आते हैं। यू मे बी वॉन्डरिंग हाउ डज बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बोहर्स का मॉडल आखिर स्टेबिलिटी कैसे गेन किया। इन बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो मूव इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एज इन रदरफोर्ड्स मॉडल। तो जिस तरीके से रदरफोर्ड मॉडल में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे होते थे सर्कुलर पाथ में, तो बोहर्स मॉडल में भी इसी तरह से रिवॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बट वाई डोंट दे लूज एनर्जी वाइल डूइंग सो। लेकिन इस केस में वो एनर्जी को लूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। बोहर्स एड्रेस्ड दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स एज पॉस्टुलेट्स। तो उन्होंने इसके बारे में बतलाया कि ये जो रिवॉल्यूशन होता है एक स्टेशनरी स्टेट में होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है, जिसे उन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स में बतलाया। ये जो पॉइंट्स आपने देखे थे ये पॉस्टुलेट्स हैं। In a stationary state, the energy of an electron remains constant। तो एक स्टेशनरी स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट होती है। इवन दो इट इज़ इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन में क्यों ना हो। Bohr's model could explain many experimental observations and marked a major step in understanding the atomic structure। तो बोहर्स मॉडल जो इन्होंने बनाया, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया और ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में एक मेजर स्टेप का ये काम किया, मेजर स्टेप इन्होंने लिया। नाउ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या लिखा है, उससे पहले ये लाइन देख लेते हैं क्या लिखा है। लेटर इवन बोहर्स मॉडल वॉज फाउंड टू हैव लिमिटेशंस, यानी बाद में ये भी देखा गया कि बोहर्स का मॉडल जो था उनमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। एंड येट अनदर मॉडल द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वॉज प्रेजेंट, और लिमिटेशंस होने की वजह से एक दूसरा मॉडल आया जिसको कहा गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसको प्रपोज किया गया। यू विल लर्न अबाउट इन हायर क्लासेस। तो यहाँ पर इसके बारे में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में हम लोग हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या है। वाई आर बोहर्स शेल कॉल्ड KLMN एंड नॉट ABCD। तो बोहर का जो शेल था उसको KLMN नाम क्यों दिया गया, ABCD नाम क्यों नहीं दिया गया। द नेमिंग came from early X-ray experiment by the physicist Charles Barkla who called the first observed X-ray line K। तो इन्होंने सबसे पहले चार्ल्स बार्कला जो थे, इन्होंने पहला जो एक्सरे लाइन था उसका नाम उन्होंने K दिया था। ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तो पहला लाइन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसका नाम उन्होंने K दिया था। ही डिडंट स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम A to leave room for possible discovery of a series earlier than the K series। Although none were ever found, Bohr's adopted the same notation for the atomic shells। तो इन्होंने K नाम दिया था, तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है ये जो एटॉमिक शेल इन्होंने प्रपोज किया था, तो इन्होंने भी इसी शेल के अकॉर्डिंग इसका नाम K शेल दिया था ये। अब इसमें यहाँ पर आते हैं, फिर से एक साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में जानते हैं।
Niels Bohr was a professor of physics at a Copenhagen University. कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी जो है वो डेनमार्क में प्रेजेंट है, जहाँ के ये प्रोफेसर हुआ करते थे। नील्स बोर एक प्रोफेसर हुआ करते थे। ही वॉज क्यूरियस अबाउट हाउ एटम्स एग्जिस्ट बिकॉज ही because the old models could not explain why electrons stay around the nucleus without collapsing। तो ये हमेशा इस बात को लेकर इनमें क्यूरियोसिटी थी कि आखिर जो एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो और ओल्ड मॉडल थे वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो कैसे आखिर न्यूक्लियस के अराउंड में बिना कोलैप्स किए कैसे रिवॉल्व करते हैं। His explanation to the atomic structure provided more clarity। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था एटमिक स्ट्रक्चर का, उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमें देखने के लिए मिली। नील्स बोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1922 फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो नील्स बोर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर वर्क किया था और इसके लिए उन्हें जो है 1922 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। what components contribute to the mass of atom। तो मास ऑफ एटम आखिर कैसे, कौन सा कंपोनेंट के कंट्रीब्यूशन से ये बना है, इसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। रदरफोर्ड्स मॉडल showed that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये बताता है कि जितना भी मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर सो लाइट दैट देयर मास कैन बी इग्नोर्ड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये इतने लाइट होते हैं कि उनके मास को इग्नोर किया जाता है। However, sometimes puzzling appeared early in the 20th century। तो कभी ये जो है 20th century के अराउंड इसको लेकर के लोग काफ़ी पजल्ड हो गए थे। For instance, a hydrogen atom has one proton, whereas a helium atom has two electrons. Yet the mass of a helium atom is about 4 times that of a hydrogen atom, नॉट डबल। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक प्रोटॉन होता है, जबकि हीलियम एटम जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं। फिर भी हीलियम एटम का जो मास होता है वो 4 गुना होता है हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में। 2 गुना होना चाहिए पर वो 4 गुना होता है। दिस लेड साइंटिस्ट टू वंडर वेदर beside protons is there something else in the nucleus adding mass without affecting its charge। तो अब यहाँ पर से साइंटिस्ट फिर से इस सोच में पड़ गए कि यहाँ पर ये जो है प्रोटॉन्स के अलावा भी न्यूक्लियस में कोई और चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर मास में एडिशन होता है लेकिन चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फिर से अब इनके ब्रेन में क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल का यहाँ पर खोज किया जिसे कहा गया है न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या डिस्कवर किया, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है व्हाट इफ़, अगर क्या हो अगर एन एटम हैड नो एम्प्टी स्पेस, अगर एटम में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है तो क्या होगा। हाउ वुड दिस हैव अफेक्टेड द साइज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। अगर कोई स्पेस ही नहीं हो तो जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अराउंड उसके साइज़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा गया है। रेडी टू गो बियॉन्ड में क्या लिखता है, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन ओपेंड अ न्यू एरा इन एटमिक फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो एटमिक फिजिक्स में एक नया एरा लेकर के आई, एक नया काल लेकर के आई। न्यूट्रॉन्स being uncharged and can easily penetrate nuclei, leading to breakthrough such as the creation of artificial radioactive elements and splitting of uranium atoms। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया, जो न्यूट्रॉन है वो अनचार्ज्ड होते हैं और न्यूक्लियाई के अराउंड इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिससे ब्रेकआउट्स इस तरीके के ब्रेक थ्रू कुछ सब्सटेंसेस के थ्रू यहाँ पर ये लीडिंग इफेक्ट इन्होंने जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यूरेनियम का जो स्प्लिटिंग होता है, यूरेनियम में एटम का स्प्लिटिंग होता है, वहाँ पर इन्होंने लीडिंग वर्क किया है। दिस गिव बर्थ टू द एटमिक एज। तो यहाँ पर ये जो डिस्कवरी इन्होंने की तो यहाँ पर एटमिक एज का बर्थ हुआ
अलाउइंग द डेवलपमेंट ऑफ बोथ न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन दोनों का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एटॉमिक एज में इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी हैं, जेम्स चैडविक। ये कौन है? द वर्किंग अंडर रदरफोर्ड एट अ फेमस कैवेंडिश लेबोरेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज सॉल्व्ड अ की पजल इन 1932 व्हेन ही डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक जो थे, ये इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी और ये जो है रदरफोर्ड के अंडर में कैवेंडिश यूनिवर्सिटी, कैवेंडिश लेबोरेटरी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर उन्होंने इनके साथ में काम किया था। और ये जो पज़ल था कि इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में कोई भी और चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, इसको उन्होंने 1932 में सॉल्व किया और वहाँ पर उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और इसके लिए उन्हें 1932 में ये जो न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने 1932 में की थी। दिस ब्रेक थ्रू explain atomic mass and earned him the Nobel Prize in Physics in 1935। तो यहाँ पर इन्होंने एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया और यहाँ पर इसके लिए उन्हें 1935 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। द न्यूट्रॉन इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड research enabling scientists to probe nuclear secrets and sparked a chain of discoveries in understanding the harnessing atomic energy। तो यहाँ पर ये जो रिसर्च की उसके बाद में और भी काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने रिसर्च की और भी साइंटिस्ट को इनसे काफ़ी आइडियाज़ मिले। अब यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या लिखा हुआ है? इन 1932 दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय जेम्स चैडविक। तो प्रॉब्लम हमारा क्या था कि जो हमारा जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। वहाँ पे मास 2 गुना होना चाहिए था लेकिन 4 गुना दिख रहा था, ऐसा क्यों है? यही प्रॉब्लम था। तो ये जो 1932 में ये जो प्रॉब्लम था, जेम्स चैडविक के थ्रू ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। जेम्स चैडविक कौन थे? ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे। ही डिस्कवर्ड अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन बट नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इन्होंने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज इन्होंने किया जिसका जो मास था वो एक प्रोटॉन के नियरली इक्वल था और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं था। दिस न्यूट्रल पार्टिकल वॉज नेम्ड एज न्यूट्रॉन एंड इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल था इसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया और इसको ये स्मॉल एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। द न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियस जो है हर एक एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ये प्रेजेंट नहीं होता है। Thus, the mass of an atom comes mainly from its proton and neutrons packed tightly in the nucleus। तो ये जो मास बात की जाए तो एटम का जो मास होता है ये कैसे आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से आता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। This also explains why atoms are heavier than the mass of their total number of protons। तो इससे हमें ये भी पता चला, ये जो इन्होंने खोज की इससे ये भी एक्सप्लेन किया गया कि जो एटम होते हैं ये हैवियर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो मास होता है उसके कंपैरिजन में ये हैवियर होते हैं। टेबल 8.1 शोज द सिंबल एंड रिलेटिव चार्जेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसका नाम है, उसका सिंबल है और उसका रिलेटिव चार्ज बतलाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, ई पर माइनस चार्ज है और इसका रिलेटिव चार्ज -1 होता है। प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, इसका रिलेटिव चार्ज होता है +1। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N0 और इसका जो रिलेटिव चार्ज है वो 0 होता है। नाउ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या लिखा है? लाइटर एटम्स ऑफन हैव अन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी जो लाइटर एटम्स होते हैं उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। लाइक कार्बन विथ 6 ईच और ऑक्सीजन विथ 8 ईच। तो कार्बन की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कार्बन में 6 होते हैं, फिर ऑक्सीजन में क्या होते हैं? ये दोनों 8 होते हैं।
However, as atoms get heavier, their nuclei have many more neutrons than proton. तो वैसे एटम जो कि हैवी होते हैं उनमें जो उनके न्यूक्लियाई में जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं. आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन्स एंड 13 न्यूट्रॉन. तो आयरन की बात करें तो इसमें 26 प्रोटॉन होते हैं जबकि 30 न्यूट्रॉन होते हैं. एंड बाय द टाइम वी रीच यूरेनियम द न्यूक्लियस हैज़ 92 प्रोटॉन्स एंड 146 न्यूट्रॉन. और यहाँ पर न्यूक्लियस की यूरेनियम की बात की जाए तो इसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन होते हैं और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं. You may wonder that since all the protons with like charges are squashed together in a nucleus, why do they not push each other? तो अब यहाँ पर ये कहा गया है फिर से यहाँ पर एक वॉन्डरिंग है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं जिसके कि लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में स्क्वैश क्यों करते हैं न्यूक्लियस में और वे क्यों एक दूसरे को पुश नहीं करते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, थिंक ऑफ इट दिस वे. तो इसे इस तरीके से समझना है हमें. कैसे समझेंगे? एवरी प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रिपेल्स एवरी अदर प्रोटॉन बिकॉज दे ऑल कैरी पॉजिटिव चार्जेस. यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि उनके जो चार्जेस होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्जेस, सब में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और जो लाइक चार्जेस हैं यहाँ पर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल हेल्प रिड्यूस दिस रिपल्सन बाय इंटरवेनिंग एंड increasing the distance between protons and also by strengthening the force called the nuclear force that binds all particles together. तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन क्या करता है, ये न्यूट्रल होकर के यहाँ पर जो रिपल्जन देखने के लिए मिला था, न्यूट्रॉन जो है उसको यहाँ पर न्यूट्रल होकर के यहाँ पर हेल्प करता है जिससे कि ये जो रिपल्सन है वो रिपल्सन रिड्यूस हो जाता है. और ये रिड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर ये इंटरवेनिंग मीडियम का काम करता है जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होता है प्रोटॉन के बीच का वो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ जो फोर्स लगता है वो फोर्स भी जो है उसको फोर्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और ये जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे ये फोर्स क्या कहलाया है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाया. और ये जो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, पार्टिकल को एक साथ बाइंड करने में उसकी हेल्प करता है. सो हैवियर एटम्स नीड मेनी मोर न्यूट्रॉन्स टू होल्ड एवरीथिंग इन द न्यूक्लियस टाइटली बाउंड. तो न्यूक्लियस में जो कि हैवी एटम होता है उसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें जो है उसके न्यूक्लियस को टाइटली बाउंड करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन की ज़रूरत होगी ताकि ये जो न्यूक्लियस है उसको टाइटली बाउंड किया जा सके. नाउ इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई leads advanced neutron scattering experiment using reactors such as ध्रुवा. तो यहाँ पर भाभा एटॉमिक सेंटर की बात की जा रही है जो कि मुंबई में है. तो यहाँ पर जो है एडवांस्ड न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसमें रिएक्टर का यूज़ किया गया था और इसका नाम क्या था, ध्रुवा नाम दिया गया था. दिस वॉज रिवील्ड की insight into materials like superconductors, battery electrodes and drug molecules, helping develop better medicines, energy storage and industrial alloy right here in India. तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था, यहाँ पर जो रिसर्च किया गया था, इसमें क्या हुआ था, काफ़ी चीज़ों को इन्होंने रिवील किया. जैसे कि यहाँ पर मटेरियल जैसे सुपर कंडक्टर्स हो गए उनके इनसाइट के बारे में यहाँ पर रिसर्च किया गया, रिवील किया उन्होंने. बैटरी जो इलेक्ट्रॉड की होती है उसके बारे में भी यहाँ पर बतलाया गया, रिसर्च किया गया है. ड्रग मॉलिक्यूल हो गया, ये सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है. रिसर्च एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट ध्रुवा. तो यहाँ पर इसके बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए कहा जा रहा है.
By 1869 साइंटिस्ट न्यू अबाउट 69 एलिमेंट्स। तो 1869 तक साइंटिस्ट 69 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। मोस्ट ऑफ विच वर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। तो इनमें से मोस्टली जो है अर्थ पर नेचुरली पाए जाते थे। टुडे वी नो अबाउट 118 यूनिक केमिकल एलिमेंट्स। तो आज की डेट में 118 यूनिक केमिकल एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। सम ऑफ दीज आर आर्टिफिशियली मेड एंड द सर्च ऑफ इवन मोर कंटिन्यूस। तो इनमें से कुछ जो है वो आर्टिफिशियली बने होते हैं और यहाँ पर आज के डेट में भी सर्चिंग जारी है कि और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ एलिमेंट्स बिगेन टू रिप्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है जिससे कि हम आसानी से इनको सिंप्लीफाई कर सकें, इनके बारे में जान सकें। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट के सिंबल क्या हैं? जॉन डाल्टन रियलाइज्ड द नीड फॉर अ स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टू मेक द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ईजियर। तो केमिस्ट्री के स्टडी को आसान बनाने के लिए जॉन डाल्टन ने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत होगी। इन 1803 ही इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पिक्टोरियल सिंबल टू रिप्रेजेंट द नोन एलिमेंट। तो 1803 में उस टाइम जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने पिक्टोरियल सिंबल दिए। ये जो हमारा फिगर है यहाँ पर ये पिक्टोरियल सिंबल को दिखाया जा रहा है जिसमें हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, ये ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉस्फोरस का रिप्रेजेंटेशन है, ये सल्फर है, ये आयरन है, ये कॉपर, ये लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने इस तरीके से दिया था। In 1813, Berzelius suggested that the symbols of elements should be derived from their Latin names। तो 1813 में बर्जीलियस आए, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनको उनके लैटिन नेम से डिराइव करना चाहिए। Thus came alphabetic chemical symbol। Nowadays the International Union of Pure and Applied Chemistry, an international scientific organization, approves the names and symbol of elements। तो यहाँ पर उस टाइम में उन्होंने बताया, बर्जीलियस ने बताया कि अल्फ़ाबेटिकल वे में नाम होना चाहिए। उसके बाद में कुछ अल्फ़ाबेटिक केमिकल सिंबल उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बताया। लेकिन आज की डेट में बात की जाए तो आज की डेट में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। यही जो है वो सिंबल या फिर एलिमेंट का जो भी नाम है उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। सम ऑफ द नॉर्म्स ऑफ फॉर राइटिंग दीज सिंबल्स ऑफ। तो ये जो सिंबल है उसको लिखने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो कौन से हैं? पहला है मेनी सिंबल्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो जितने भी सिंबल्स हैं, मैक्सिमम सिंबल्स जो हैं वो पहला लेटर से लिया जाता है या फिर पहला 2 लेटर के कॉम्बिनेशन से जो भी नाम होगा एलिमेंट का उसका पहला 2 लेटर को चूज़ किया जाता है या सिर्फ फर्स्ट लेटर को चूज़ किया जाता है। आगे लिखा है द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर वाइल द सेकेंड लेटर इज रिटन एज अ स्मॉल लेटर। तो पहला लेटर जब भी सिंबल का लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि सेकेंड लेटर को जब लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर यानी लोअर केस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसको हम लोग फर्स्ट लेटर से लिखेंगे कैपिटल H। एल्युमिनियम की बात की जाए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जबकि सेकेंड लेटर स्मॉल होगा यानी AL। कोबाल्ट की बात करें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर होगा। तो इस तरीके से नेमिंग होती है। आगे है सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अदर दैन द सेकेंड लेटर इन द नेम। तो यहाँ जो सिंबल है, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो फर्स्ट लेटर जो भी नाम होगा एलिमेंट का उसका फर्स्ट लेटर से बनता है और साथ में जो दूसरे लेटर्स होते हैं, सेकेंड लेटर के अलावा जो लेटर्स होते हैं उसको भी ऐड करके नाम बनता है। जैसे कि क्लोरीन की बात की जाए तो इसका सिंबल क्या है? Cl। पहला लेटर है C जिसको कैपिटल में लिखा है। इसके बाद सेकेंड लेटर H यूज़ करना चाहिए था लेकिन इसको यूज़ नहीं करके थर्ड लेटर L को यूज़ किया गया है जो स्मॉल में लिखा गया है। जिंक की बात करें तो ये हो गया कैपिटल Z और साथ में स्मॉल n का यूज़ किया गया है।
Symbols of some elements come from Latin, Greek और German names rather than English। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जिसको कि उसके लैटिन नेम से यूज़ किया गया है, लैटिन नेम हो गया या ग्रीक नेम हो गया या फिर जर्मन नेम से यूज़ किया गया है, जर्मन नेम को लेकर के यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ आयरन इज़ Fe। तो एग्जाम्पल कैसे है कि आयरन का सिंबल Fe है, तो Fe कहाँ से आ गया? आयरन में तो Fe नहीं आता है, लेकिन आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम। तो फेरम का कैपिटल F और स्मॉल e को यूज़ करके आयरन का सिंबल को Fe दिया गया। मरकरी की बात किए तो इसका सिंबल होता है Hg। तो ये कहाँ से आया? ग्रीक लेटर होता है हाइड्रोगायरस। तो इसको यूज़ करके जो मरकरी है उसका नाम Hg दिया गया। और टंगस्टन की बात करें तो इसके लिए W वर्ड का यूज़ किया गया है। ये जर्मन नेम होता है टंगस्टन का वॉल्फ्रेम, तो यहीं से इसका नाम W दिया गया है। नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 8.2। तो कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल है A और स्मॉल L। फिर यहाँ आर्गन, आर्गन के लिए AR, बेरियम BA, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर जिसका नाम होता है क्यूप्रम, इसका सिंबल है Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड जिसको ऑरम कहा जाता है तो इसका सिंबल है Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन जिसको कि फेरम कहा जाता है तो इसका सिंबल है Fe, लेड जिसको प्लम्बम कहा जाता है इसका सिंबल हो गया है Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम जिसे कैलियम कहा जाता है तो इसका सिंबल है K, सिलिकॉन Si, सिल्वर जिसे आर्जेंटम कहा जाता है इसका सिंबल है Ag, सोडियम नाइट्रियम कहा जाता है इसका सिंबल है Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। Scientists use these symbols instead of full names because they are internationally recognized and allow scientists worldwide to communicate clearly regardless of language barriers। तो साइंटिस्ट जो है इन सिंबल को हर जगह पर यूज़ करते हैं, पूरा नाम यूज़ करने की जगह पर इस सिंबल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और हर जगह पर साइंटिस्ट जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, क्लियरली कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है अब इसके बारे में जानेंगे। You have learned that the atoms of an element are all alike but different from the atoms of other elements। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो एक दूसरे से एक मतलब सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट किस चीज़ में होते हैं, दूसरे एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं उससे वो अलग होते हैं। आपस में तो सेम होते हैं लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से वो अलग होते हैं। दे डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन देम। वो कैसे डिफर करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो उनमें प्रेजेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज in nucleus of an atom of an element is known as atomic number। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, उसमें कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उसे हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज़ डिजिग्नेटेड बाय द सिंबल Z। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नंबर डिटरमिन्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल बिहेवियर। तो ये जो नंबर है ये उसका आइडेंटिटी बताता है एलिमेंट का और उसका जो केमिकल बिहेवियर है उसके बारे में बतलाता है। Since the atom as a whole is neutral, the number of protons in it equals the number of electrons orbiting the nucleus। तो अब क्योंकि जो एटम होता है एज अ होल वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है जो कि और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है। For example, hydrogen has one proton and one electron, so its atomic number is 1। तो हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम विथ एटॉमिक नंबर 2 हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और यहाँ पर जो इसका प्रोटॉन होता है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
Can you now say the elements with different atomic numbers are distinct from each other and the atomic number uniquely identifies an element? तो अब आप बतला सकते हैं कि क्या आप बतला सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिसके कि एटॉमिक नंबर्स अलग होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो यूनिकली एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, क्या आप बतला सकते हैं? ऑब्जर्व फिगर 8.10। तो इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ लिथियम एटम एंड व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? तो इसमें ये जो लिथियम एटम है इसमें कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्या आप बतला सकते हैं? ये पूरा का पूरा डायग्राम है जिसमें कि ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये आपका लिथियम एटम है और यहाँ पर लिथियम का मेटल के बारे में बतलाया गया है। अब आते हैं मास नंबर के बारे में, जानते हैं मास नंबर आखिर क्या होता है। As stated earlier, helium has 2 protons, but its mass is about 4 times that of proton. तो हमने देखा है कि हीलियम में जो है 2 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन इसका जो मास है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 गुना होता है। The total number of protons are neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number and is denoted by A। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसे हम मास नंबर के नाम से जानते हैं और इसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन में जो न्यूट्रॉन्स यानी एक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। मास नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो हम मास नंबर फाइंड कर लेंगे। Since the mass of a neutron is roughly equal to that of a proton, the mass of a helium atom can be accounted by 2 protons and 2 neutrons। तो क्योंकि जो मास होता है एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के रफली इक्वल होता है। मतलब एक हीलियम की बात की जाए, हीलियम के मास की बात की जाए, एक हीलियम एटम है उसके मास की बात यहाँ पे की जाए तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 8.3। तो हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स का बतलाया गया है। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन 0 है। इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हीलियम की बात करें तो इसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जबकि न्यूट्रॉन्स भी 2 प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर इसका मास नंबर 4 हो जाएगा। लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन्स है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। The electrons in comparison has most negligible mass and hence can be ignored in calculations। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका जो मास होता है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, इसलिए जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो वहाँ पर इसके मास को हम इग्नोर करते हैं। In the standard notation for an atom, the symbol, the atomic number Z and mass number A of the element are written as। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम लिखते हैं तो इसे इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर जो भी एटम होगा उसका सिंबल हम लोग लिखेंगे, ऊपर में मास नंबर लिखेंगे और यहाँ पर नीचे में हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एग्जाम्पल है, कार्बन के बारे में बताया गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। इसको जब डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? कार्बन को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, इसका ये जो ऊपर में है यहाँ पर हम इसका मास नंबर लिखेंगे और नीचे जो ये 6 है, 6 इसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। So far you know that protons and neutrons are located in the nucleus of an atom while electrons are moving around the nucleus। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। How are electrons distributed in nucleus? Energy levels. Bohr and Bury suggested the following rules।
तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ द शेल। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का जो भी शेल में प्रेजेंट है उसको हम 2n² के फॉर्मूला से लिखते हैं, जहाँ पर n जो है वो शेल का एटॉमिक नंबर बतलाता है। और यहाँ पर हैज़ के शेल, तो के शेल की बात की जाए तो यहाँ पर जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, के न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो वहाँ n इज इक्वल टू कितना लेते थे हम लोग, डायग्राम में देखे थे n इज इक्वल टू 1 लेते थे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे 2n², तो ये क्या हो जाएगा 2 1², तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं एल शेल में हम लोग पुट करें तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है वो सेटिस्फाइड हो सके। यहाँ पर द फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेटेड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल यानी कि के शेल की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और इनके अलावा जो भी है एल एम एन सबको 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको आउटर मोस्ट शेल में चाहिए होता है ताकि वैलेंसी को मेंटेन किया जा सके। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दीज शेल्स in a stepwise manner, starting from the one closest to the nucleus and moving outward. That is, in order to KLMN, the L shell will be filled only with the K shell is complete and so on. तो यहाँ पर लिखा है जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग शेल में फिल करते हैं तो एक स्टेप वाइज एक स्टेप में हम लोग इसको फिल करते हैं। तो वो जो शेल है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसको सबसे पहले हम लोग फिल करते हैं, यानी कि के जो शेल है उसको सबसे पहले फिल करते हैं, फिर एल को फिल करेंगे, फिर एम को फिल करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको फिल करेंगे। To understand the placement of electron in atom, let us being with hydrogen। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है एटम में इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। द ओनली इलेक्ट्रॉन इन इट हैज़ टू बी इन द के शेल। तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग के शेल में लिखेंगे, भरेंगे, सिर्फ एक के शेल इसके लिए जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाइड्रोजन इज डिपिक्टेड इन फिगर 8.11। तो यहाँ पर ये 8.11 फिगर में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये एक सर्कल के है, सिर्फ के वाला शेल दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है। हीलियम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम में यहाँ पर हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये फर्स्ट शेल है हमारा के शेल, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल किया गया है। in which way will the 2 electrons be arranged in the atomic shells। तो इस तरीके से हम लोग एटमिक शेल में इसको अरेंज करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को। बिल्डिंग अप एटम्स, तो अब एटम का कैसे बिल्ड किया जाता है वो यहाँ पर बतलाया गया है। लेट अस क्रिएट 2 डायमेंशनल एटमिक स्ट्रक्चर फॉर वेरियस एलिमेंट्स बाय एडिंग 1 एलिमेंट टू द अप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल ईच टाइम एटमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो हर एक टाइम हम लोग एटमिक नंबर को 1 से इंक्रीज करते जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। The distribution of electron among various shells is known as the electronic configuration of the atom। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। टेबल 8.4 लिस्ट द सिंबल, एटमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द शेल्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो ये जो टेबल हमारा होगा 8.11 ये सभी चीज़ों के बारे में बता रहा है। उसका सिंबल क्या होगा, एटमिक नंबर क्या होगा, कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पहला 18 एलिमेंट के बारे में यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। तो ये हमारा जो डायग्राम है इसमें जो लिथियम है, लिथियम में का 3 इलेक्ट्रॉन आपको जो है इस तरीके से अरेंज है जैसे कि यहाँ पर दिखलाया गया है। इसी तरह से बेरिलियम की बात करें तो इस तरीके से अरेंज्ड है, यहाँ पर 2 शेल की ज़रूरत होती है के एल। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर बतलाया गया है।
ये जो सिंबल है यहाँ पर सबका सिंबल दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसमें एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसमें कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है 1 है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है K। तो K में 1 शेल, सिर्फ एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर जा रहा है, के में जा रहा है, जैसे के लिए हमने सिर्फ के शेल बनाया था। हीलियम की बात करें तो यहाँ पर 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा, तो ये भी सिर्फ के शेल में फिल करेगा। फिर अगला लिथियम की बात करें तो उसमें 3 हमारे पास में इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 फिल करेंगे। फिर एल में कितना जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, 2 1 हो गया, तो के एल शेल बनेगा, जैसा कि डायग्राम में देखा है। इसी तरह से फिल होते जाएगा, तब तक फिल होगा जब तक कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा। जैसे कि एल शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो अगला शेल उसके बाद में फिल होगा एम शेल। तो एम शेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसी तरह से जब तक 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा तब तक यही शेल कंटिन्यू होते जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी का 18 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये डायग्राम्स बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, जिसे कि हम वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। You have learned that atoms of the same or different element can combine to form molecule, यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटम जो होते हैं सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन विथ विच वन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या फिर क्लोरीन के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो ये जब कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। It is expressed in terms of hydrogen and chlorine because both possesses a combining capacity of 1। तो ये जो है इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दोनों का कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, क्योंकि दोनों का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने का होता है 1 का होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 हाइड्रोजन एटम। तो वाटर की बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन एटम के साथ में, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, या अकेला ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। और यहाँ पर अमोनिया की बात की जाए NH3 अमोनिया की बात की जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात की जाए, तो इसमें जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक का 3 है और दूसरे का 2 हो जाएगा। These examples show how the combining capacity of elements is determined by the number of hydrogen or chlorine atoms they combine with। तो ये यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स है ये बतला रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एलिमेंट्स होती है ये कंबाइन करके किस तरीके से कंबाइन करते हैं, और हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को। लेट अस लर्न how the combining capacity of an atom is decided by its electronic configuration। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम किस तरीके से एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ नोन एज वैलेंस शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है इलेक्ट्रॉन का, एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इफ़ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। यानी अगर यहाँ पर एटम का आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। It has been observed that elements with complete octet of electron or 2 electrons in the case of helium in their valence shell are largely unreactive and more stable। तो हमने ये देखा है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो कि कंप्लीट ऑक्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्टेट मतलब क्या हो गया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हीलियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो ये जो है इनके वैलेंस शेल कहलाते हैं और ये जो होते हैं लार्जली अनरिएक्टिव होते हैं और साथ में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड एटम्स विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल्स आर यूजुअली मोर रिएक्टिव। वहीं बात की जाए कि वैसे एटम जिनका जो वैलेंस शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी अगर 8 एटम्स उसमें प्रेजेंट 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या 2 की कैपेसिटी है तो 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में ये जो शेल होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच एलिमेंट्स लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या गेन करेंगे या फिर आपस में उनकी शेयरिंग कर लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost or shared to complete the octet is called valency of the electron। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की को वो लोग लूज़ करते हैं, शेयर करते हैं या गेन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उस मतलब ये सभी चीज़ें क्यों करते हैं, वो लोग ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करते हैं। तो जितने की शेयरिंग होती है या फिर लूज़ करते हैं या गेन करते हैं उसे उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। Generally, if the element has fewer than 4 electrons in its valence shell, it tends to lose electrons to complete its octet and become stable। यानी कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इस केस में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, अपना ऑक्टेट पूरा कर सके इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। On the other hand, if the number of valence electrons is more than 4, it tends to gain electrons to complete its octet। तो वहीं पर अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है तो इस केस में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वो कोशिश करते हैं ताकि वह अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 281। तो यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। इट कैन गेट एन ऑक्टेट बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको वो लूज़ कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देयरफॉर इट्स वैलेंसी और कॉम्बिनेशन कैपेसिटी इज़ 1। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी या फिर कॉम्बिनेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जा रही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 6 है। इन दिस इट हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। देयरफॉर इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन एन ऑक्टेट, इट्स वैलेंसी इज 2। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। तो इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 2 4। कार्बन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नॉट ईजिली गेन और लूज देम। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये जो है ईजिली गेन या लूज, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं कर पाता है। देयरफॉर इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसलिए ये क्या करता है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। सम कंपाउंड्स अपीयर टू violate the usual valency rule about which you will learn in higher grades। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ये जो वैलेंसी वाला रूल है इसको वायलेट करते हैं, जिसे हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। ये जो वैलेंसी वाला जो चैप्टर है इसको जो पुरानी बुक की है एनसीईआरटी की, वो मैंने इस चैनल पर उसको कंप्लीट करवाया है, जहाँ इसके बारे में मैंने डिटेल से बतलाया है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ईज़िली ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। Can you predict what happens to the atoms that already have 8 electrons in their outermost shell? तो अब आप क्या बता सकते हैं कि जो एटम्स हुए हैं उसमें अगर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, विल दे स्टिल ट्राई टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स? तो क्या फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की कोशिश करेंगे?
Examine table 8.4, add more column to it and write down the commonly valency of each element. तो वहाँ पर और कॉलम ऐड करके जो हर एक एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी को लिखने के लिए कहा गया है. You have learned that all the atoms of an element have the same number of electrons and protons which is equal to its atomic number. तो हमने क्या पढ़ा है कि जो जितने भी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उसमें अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो यहाँ जो एटमिक नंबर होगा वो इक्वल होगा. कैन यू से द सेम रिगार्डिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए भी आप ऐसा ही कह सकते हैं. साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सेम एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो डिफरेंट होता है. व्हाट इफेक्ट डज दिस डिफरेंस हैव ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. तो एटम्स की प्रॉपर्टी पर इस डिफरेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. अब हम इसके बारे में देखेंगे. डीपर लुक इनटू एटमिक स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम आइसोटोप के बारे में जानेंगे. Dalton's proposed that all atoms of an element are identical and have the same mass. तो डाल्टन ने क्या कहा कि जितने भी एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और उनका मास सेम होता है. बट साइंटिस्ट later discovered that there were atoms of the same element that could not have the same number of protons yet could have different number of neutrons and thus different number of mass. लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बाद में ये डिस्कवर किया कि जो एटम्स होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनके जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यानी कि जिसे हम एटमिक नंबर कहते हैं, एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम हो, फिर भी उनका जो न्यूट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. और इस वजह से जो डिफरेंस होगा मास नंबर में वो हम कैसे फाइंड करते हैं. ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. दीज ट्विन एटम्स विथ द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. तो ऐसे जो एटम जिसमें कि सेम एटमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसे हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं. तो ये डेफिनेशन हो गया है आइसोटोप का. लेट अस टेक हाइड्रोजन एज एन एग्जाम्पल. तो एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का लिया गया है. नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप्स. तो यहाँ पर जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन होता है ये 3 डिफरेंट आइसोटोप का कॉम्बिनेशन होता है. कौन कौन सा. पहला जिसका कि पहला जो है उसको हम प्रोटियम कहते हैं जिसमें कि 99.98% जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. दूसरा ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरा है ट्रीटियम के नाम से हम इसको जानते हैं जिसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है. ऑल ऑफ दिस कंटेन 1 प्रोटॉन. तो हर एक में प्रोटॉन कितना दिख रहा है. चाहे प्रोटियम की बात करो 1 प्रोटॉन, ड्यूटेरियम की बात करो 1 प्रोटॉन, ट्रीटियम की बात करो 1 प्रोटॉन. तो सब में यहाँ पर प्रोटॉन जो है सिर्फ एक है. contain proton 1 proton each, whereas deuterium contains 1 neutron and tritium contain 2 न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटियम में 1 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम में 2 न्यूट्रॉन देखने के लिए मिल रहा है और ट्रीटियम में 3 इलेक्ट्रॉन हमें देखने के लिए मिल रहा है. जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास में 3 है. कैन यू गेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ईच दीज आइसोटोप्स हैव. तो यहाँ पर ये जो आइसोटोप्स है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्या आप बतला सकते हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर. यानी आइसोटोप्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है, सिमिलर होती है. ऐसा क्यों होता है. It is so because they have the same number of electrons and the same number of electronic configuration. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी सेम होता है. As you have learned, chemical properties depend mainly on the number of valence electrons. तो हमने पढ़ा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है. All the isotopes will have the same chemical properties although they differ in their physical properties. तो यहाँ पर आइसोटोप की बात करें तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है जबकि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है. एग्जांपल है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट होती हैं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट.
सिमिलरली कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन, तो कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का भी 3 होता है, कार्बन का भी 3 होता है। तो यहाँ पर C612, C613, C614 ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ईच ऑफ दीज हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं। C612 इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप इन नेचर। तो ये नेचर में काफ़ी अबंडेंट मात्रा में ये C612 आपको पाया जाएगा, कार्बन का ये आइसोटोप। यू मे नोट दैट दीज 3 आइसोटोप्स डिफर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देम। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के टर्म में ये आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। इसका 12, इसका 13 और इसका 14 दिख रहा है, 14 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर ये डिफरेंट है। Let us learn about the essential uses of some isotopes in daily life। तो अब डेली लाइफ में आइसोटोप्स के का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, रेडी टू गो बियॉन्ड में, एटम्स आर टू टाइनी टू बी वेटेड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स लाइकली एवरीडे ऑब्जेक्ट। तो आइटम्स जो भी एटम्स होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, इनको हम किलोग्राम या ग्राम में मेज़र नहीं कर सकते हैं। जस्ट एज इट इज़ ईजियर टू वेट अ ग्रेन of a wheat in milligram rather than kilogram, scientists use a special unit called the unified atomic mass unit to measure the mass of atom। तो हम लोग चाहे गेहूं हो, आटा हो, इन सब को मेज़र करने के लिए मिलीग्राम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। लेकिन जो एटम्स होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो एटम्स को वे करने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल यूनिट का यूज़ किया जाता है जिसे यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं, जिसे कि U से डिनोट किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज अ किलोग्राम इज़ टू लार्ज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसको मेज़र करने के लिए किलोग्राम जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है। अर्लियर एटॉमिक मास वॉज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले जो है जो एटॉमिक मास है उसको एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता था, जिसको हम AMU से लिखते थे, लेकिन आज के डेट में हम इसको U यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के नाम से लिखते हैं। अब ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, इसमें क्या लिखा है, सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट आर यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स आर। तो कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको कि हम लोग वेरियस फील्ड्स में यूज़ करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप के। पहला क्या है, यूरेनियम 92-235। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये जो है यूरेनियम 92-235 ये आइसोटोप है यूरेनियम का, जिसका यूज़ फ्यूल के फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये जो है ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर इसका यूज़ होता है फ्यूल की तरह, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आगे है CO यानी कोबाल्ट के बारे में बात कर रहा है। CO2760 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। ये जो है कोबाल्ट का एक आइसोटोप है। इज़ यूज्ड इन रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। आयोडीन 53131 एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड टू ट्रीट गोइटर एंड थायराइड कैंसर। तो ये जो है आयोडीन का आइसोटोप है I53131, इसका यूज़ गोइटर या फिर थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। C614 an isotope of carbon is used in ethnology and geology to determine the age of ancient fossil and artifacts। तो यहाँ पर ये जो है C614 ये आइसोटोप है कार्बन का, जिसका यूज़ हम लोग जो एंशियंट फॉसिल है उसके जो एज को फाइंड करने के लिए, जो भी फॉसिल्स मिलते हैं हमें खुदाई में, तो उसका एज कितना साल पुराना है उसको एज को फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। तो क्लोरीन जो है नेचर में 2 आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। वन आइसोटोप हैज़ अ मास ऑफ 35U एंड द अदर हैज़ मास ऑफ 37U। तो एक आइसोटोप का मास 35U होता है और दूसरे का मास 37U होता है। दे अकर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। दिस राइजेस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शुड वी कंसिडर द मास ऑफ अ क्लोरीन एटम to be 35U
और 37U। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम क्लोरीन के मास को 35U या 37U कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ द एटॉमिक मास of a natural element is taken as the average mass of all its naturally occurring isotope, it would be the simple arithmetic mean of the mass of its isotopes calculated, more accounting for the relative abundance of each isotope। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर एक नेचुरल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इसको हम लोग एवरेज मास के फॉर्म में अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल अरिथमेटिक मीन्स जो हम लोग है उसका फाइंड कर लेंगे, जो भी मासेस होगा आइसोटोप का उसका अरिथमेटिक मीन हम लोग फाइंड करेंगे और इस तरीके से हम लोग जो भी आइसोटोप्स हैं कितने आइसोटोप प्रेजेंट है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है फॉर क्लोरीन विथ आइसोटोप Cl35 एंड Cl37 द सिंपलेस्ट एवरेज वुड बी। तो क्लोरीन का दो आइसोटोप है हमारे पास में, एक Cl35 है, दूसरा Cl37 है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसका मास 35, दूसरे का मास 37 है, इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 36U। However, this does not accurately reflect nature since isotope do not occur in equal ratios। तो ये जो है एक्यूरेट फॉर्म नेचर का नहीं बता रहा है, इसका नेचर नहीं बता रहा है, एक्यूरेटली नहीं बता रहा है, क्योंकि ये जो है आइसोटोप जो होते हैं वो इक्वल रेशियोज में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। द मोर कॉमन आइसोटोप इज़ Cl35 which constitute about 75%, while the other isotope Cl37 make up about 25%। तो यहाँ पर जो कॉमन आइसोटोप है वो Cl35 है जिसमें कि लगभग 75% जो है ये जो है आइसोटोप प्रेजेंट होता है, जबकि दूसरे आइसोटोप जो हैं Cl37 की बात करें तो ये 25% ही सब्सटेंस मेक करता है। द एक्यूरेट एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग देयर नेचुरल अबेंडेंस। तो यहाँ पर एक्यूरेट अगर एटॉमिक मास की बात करें तो उसे हम उसके नेचुरल अबेंडेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ weighted average atomic mass which can be calculated by multiplying the mass of each isotope by its present relative abundance and then adding the two values as explained below। तो यहाँ पर एवरेज यहाँ पर जो दिस इज़ कॉल्ड वेट एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पर वेट एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक आइसोटोप का जो मास होगा उसके परसेंटेज रिलेटिव अबेंडेंस के से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसे हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये हमारा जो है कार्बन का आइसोटोप है जो Cl35 ये वाला है, इसको हमने लिया है, ये 75% में अवेलेबल है नेचर में। तो ये 75% यानी 75/100 और दूसरा है हमारे पास में Cl37 ये 25% में प्रेजेंट है, तो ये 25/100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 35.5U। तो यहाँ इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया 35.5U। अब दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5U। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये जो क्लोरीन का कोई भी एटम है उसका मास 35.5U होता है। इट मीन्स दैट इफ़ यू टेक से 1 million क्लोरीन एटम दे विल कंटेन 7.5 lakh Cl1737 and 2.5 lakh Cl1737 atoms with a weight average atomic mass of 35.5U। तो यहाँ पर ये जो 35.5U हमने फाइंड किया है ये जो है क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप 1 million क्लोरीन एटम लेंगे तो उसमें 7.5 लाख जो है Cl1735 का होगा और 2.5 लाख जो है Cl1737 का होगा। यहाँ पर एवरेज जो है इसका मास फाइंड किया गया है वो एवरेज है 35.5U। दिस कंपैरिजन शोज दैट द सिंपल एवरेज इग्नोर्स abundance whereas the weighted average accurately reflect the mass of the element as it occurs in nature। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है ये बतला रहा है कि जो सिंपल एवरेज जो है वो abundance को इग्नोर करता है, जबकि जब हम लोग वेटेज एवरेज फाइंड करते हैं
तो ये जो मास है, एलिमेंट का जो मास है जो नेचर में आकर करता है उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। अब हमारे पास में आगे क्या लिखा है, यू हैव लर्नड दैट द टू एटम्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ऐसे एटम जिसमें कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है उसे हम आइसोटोप कहते हैं। वाई इफ़ दे हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो उसका सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट क्यों होता है? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर इस तरीके का कंडीशन आ गया तो क्या होगा? व्हाट आर सच एटम्स कॉल्ड, अगर इस तरह के एटम्स को क्या कहा जाएगा? लेट अस फाइंड आउट। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। आइसोबार है, इसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले यहाँ पर साइंटिस्ट से मिल लेते हैं। यहाँ पर है होमी जहांगीर भाभा वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट। तो होमी जहांगीर भाभा एक इंडियन फिजिसिस्ट थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामर। तो ये इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामर के फादर कहे जाते थे। ही मेड अ पायोनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया में जो एटमिक एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। ही इस्टेब्लिश्ड की इंस्टीट्यूशंस लाइक द टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ एटमिक एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने अपना जो है योगदान दिया था। अब यहाँ पर रेडी टू गो बियॉन्ड में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सच एज स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ मटेरियल्स विथ एटमिक लेवल डिटेल। तो ये सभी माइक्रोस्कोप के नाम हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप और ये है ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप। ये जो है जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसका जो डायग्राम होता है, इमेज जो निकालता है, ये काफ़ी एटमिक लेवल पे काफ़ी डिटेल्ड वे में डायग्राम ये लोग फाइंड करते हैं। STMs mainly study surfaces while TEM reveal how atoms are arranged inside very thin samples। तो यहाँ पर TEM क्या करता है, एटम के अंदर का अरेंजमेंट को काफ़ी प्रिसाइज वे में काफ़ी अच्छे तरीके से फाइंड करता है, जबकि STM क्या करता है, सरफेस लेवल पर जो पिक्चर्स है उसको फॉर्म करने का काम करता है। अब ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आइसोबार के बारे में। क्या है आइसोबार? लेट अस कंसिडर 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आर्गन। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट को लिया गया है, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। These elements have different number of protons yet each has a mass number 40। तो यहाँ ये जो एलिमेंट्स है इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो अलग है, लेकिन जो सबका मास नंबर है वो सबका मास नंबर सेम है, वो कितना है, 40 है। This shows that the total number of nucleon in their atom is the same even though they are different elements। तो यहाँ पर ये बतला रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन होगा उसके एटम में वो सेम होंगे, जबकि यहाँ पर जो एलिमेंट चाहे डिफरेंट हो लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहाँ पर सेम होंगे। When atoms of different elements have the same mass number but different atomic numbers they are called isobars। तो यहाँ पर जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका अगर मास नंबर सेम है लेकिन एटमिक नंबर डिफरेंट है तो उसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। As we end our journey into the structure of atom, it is important to know that the story does not end here। तो अब हमारी जो एटम की जर्नी है वो कंप्लीट होने जा रही है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो जर्नी है ये कंप्लीट नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। The exploration of the structure of the atom is still being discovered। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके बारे में हम लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो ये बस शुरुआत हुई है। Later scientists discovered that even Bohr's model was not entirely correct। तो यहाँ पर बोहर्स मॉडल जो है ये भी इंटायरली करेक्ट नहीं था, तो इसके बाद में फिर से और भी डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉलो वेल डिफाइंड पाथ्स लाइक द फिक्स्ड बोहर्स ऑर्बिट। तो यहाँ पर बोहर्स ऑर्बिट जो था वो फिक्स्ड वे में दिखाया जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो नहीं करता है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। टुडे वी अंडरस्टैंड दैट दे एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। तो आज की डेट में हम बात करें तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एग्जिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड देखा गया है।
we can predict regions where they are most likely to be, not exactly where they are। तो यहाँ पर regions हम यहाँ पर predict कर सकते हैं कि यहाँ पर most likely ये ऐसा होगा, exactly ऐसा है ये नहीं बतला सकते हैं, बस हम predict कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा। You will learn all these detail in higher classes। तो higher grades में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। The journey of exploring the mysteriousness of the atom is far from over and exciting discoveries still lie ahead। तो इसके बारे में और भी मिस्टीरियस थिंग्स हम लोग एटम्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और भी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर शॉर्ट वे में आपको डाल्टन्स एटमिक मॉडल के बारे में बताया गया है। ये जो एटम है ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पर बतलाया गया था डाल्टन्स एटमिक मॉडल। डाल्टन्स एटमिक मॉडल के बाद में थॉमसन का मॉडल आया जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बतलाया गया। उसके बाद दूसरा मॉडल आया है रदरफोर्ड मॉडल, एटमिक मॉडल। यहाँ पर इन्होंने इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। फिर आया है बोर्स एटमिक मॉडल, यहाँ पर इन्होंने एनर्जी लेवल्स के बारे में बतलाया। फिर आता है एटमिक लेवल मॉडर्न एटमिक मॉडल, यहाँ पर इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है और अभी भी बहुत सारी डिस्कवरीज चल रही है। एट अ ग्लांस इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पर बतलाया गया है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी एटम्स जो है मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जे थॉमसन प्रपोज दैट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। तो जे थॉमसन ने ये कहा कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रदरफोर्ड्स मॉडल डिस्क्राइब द एटम एज मोस्टली एम्प्टी स्पेस with a dense positively charged nucleus and its center are electrons orbiting it। तो यहाँ पर रदरफोर्ड जो मॉडल था एटम का, उन्होंने ये बतलाया कि जो मोस्टली स्पेस होता है एटम के अंदर वो एम्प्टी होता है और सेंटर पर जो होता है वो काफ़ी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नील्स बोहर्स मॉडल proposed that electrons move in fixed energy levels around a nucleus। तो नील्स मॉडल जो था, नील बोर्स का मॉडल, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द शेल्स ऑफ एन एटम आर नेम्ड एज KLMN एंड सो ऑन। तो एटम के जो शेल्स है उसको KLMN का नाम दिया गया है। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो जेम्स चैडविक ने क्या कहा कि एटम में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूट्रॉन के प्रेजेंट को इसने बतलाया। द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पार्टिकल का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज़ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम इज स्टेबल एंड लार्जली अनरिएक्टिव। तो यहाँ पर एक एटम का अगर आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट पूरा कर लेता है तो यहाँ पर जो एटम है उसको स्टेबल कहा जाता है और ये जो स्टेबल एटम होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने से वो जो है स्टेबल हो जाता है और हीलियम के अलावा बाकी सबको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो स्टेबल हो जाए। Valency is the combining capacity of an atom. It is equal to the number of electrons which can be gained, lost or shared by an atom to achieve a stable configuration। तो वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। ये जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लूज़ होता है या शेयर होता है, उसके इक्वल होता है, वैलेंसी उसके इक्वल होता है, जिससे कि जो एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को वो गेन कर सके। The atomic number of an element is equal to the number of protons in the nucleus। तो एटमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी न्यूक्लियस में होगा उसके बराबर होगा। The mass number of an atom is equal to the total number of nucleon in its nucleus। तो मास नंबर एटम का जो मास नंबर होगा वो जितना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उसके इक्वल होगा। Isotopes are atoms of same elements that have the same atomic number but different mass number। तो आइसोटोप क्या होता है? ये सेम एलिमेंट का एटम होता है जिसका
कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इट्स आइसोटोप इन नेचर। तो एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये जो है जो रिलेटिव अबंडेंस जो भी आइसोटोप नेचर में प्रेजेंट होगा उसके रिलेटिव अबंडेंस पर बेस्ड होगा। उसके रिलेटिव अबंडेंस में कितना पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। आइसोबार्स आर atoms of different elements with the same mass number but different atomic number। आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उस मतलब जिसका कि सेम नंबर सेम मास नंबर हो लेकिन डिफरेंट एटमिक नंबर हो, उसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डी के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। और हाँ, इसके जो प्रीवियस ये जो चैप्टर है, जो इससे पहले वाली जो बुक थी, पुरानी बुक जो है एनसीईआरटी की, उसके इस चैप्टर का जो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें काफ़ी डिटेल्ड वे में ये इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप वहाँ से इनको देख लेंगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी अगर डिफ़िकल्टी होगी तो वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।